गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, और ये आज हमारी पहली क्लास है। क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही थी, तो मुझसे कहा गया कि कंटेंट भी कराऊं मैं, तो इसी वजह से मैंने कंटेंट भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि देखो, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कई DTPLSB का भी आने वाला है और यूपी का भी आने वाला है, तो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हिंदी साहित्य जिसमें भी पूछा जाता है, अब चाहे वो उधर भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपीएससी के भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जिसमें भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है और जिसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज ही हमारी है पहली क्लास, इसी तरह से मैं कंप्लीट कराऊंगी इसको, सीरीज़ ये कंटिन्यू रहेगी। और इसमें अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखो, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। क्योंकि हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले जान लेना ज़रूरी है कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हिंदी लैंग्वेज का कहाँ से ये आई है, और किस तरह से ये आज जिस रूप में हमें मिलती है वो किस तरह से बनी है यहाँ तक। तो ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आपने ये अक्सर सुना होगा, बार बार सुना होगा कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इस इंग्लिश में बोलते हैं इंडो यूरोपियन। अब देखो, सुना तो है, लेकिन आज जान लेते हैं ये आखिर चीज़ है क्या। क्योंकि अगर हम चीज़ों को रूट से पढ़ेंगे, जड़ से पढ़ेंगे बिल्कुल, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, जो भारोपीय परिवार की बात की जाती है वो होता है ये भारोपीय परिवार है, और इसकी अनेक शाखाएं निकली हुई हैं। मतलब कि काफ़ी सारी शाखाएं हैं जिनसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ऐसी ही एक शाखा की अगर बात करें तो ये है इंडो इरानियन शाखा। तो आपको ये अलग अलग ब्रांचेस देखकर घबराना नहीं है। हमें किस ब्रांच से मतलब है, हमें सिर्फ ये देखनी है, इंडो इरानियन। तो इंडो यूरोपियन जो भारोपीय परिवार है, उससे एक शाखा निकली इंडो इरानियन। इससे फिर दो लैंग्वेज निकली, दो भाषा परिवार निकले, एक तो इरानियन और एक इंडिक। फिर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। तो ये जो इंडिक है, इसको हम कहते हैं आर्य भाषा परिवार, आर्य परिवार भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा, जो हिंदी है वो हमारी किस परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा है। तो अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था संस्कृत का। तो संस्कृत जो है इन सभी लैंग्वेजेस में सबसे पुरानी है, पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और इसी से ओरिजिन हुआ है इन सभी लैंग्वेजेस का, जो मोस्टली हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। जैसे बात की जाए हिंदी की, उर्दू की, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, आसमीज़ और ये रोमानी। तो ये जो है, मतलब कि ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं, ये वाली, ये सभी का ओरिजिन किससे हुआ है, ये संस्कृत से हुआ है। तो सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत। तो इसका रोल यहीं तक था, हमें समझना था कि ये हमारी लैंग्वेज आई कहाँ से है। तो हमने समझ लिया ये भारोपीय परिवार है। इसकी एक शाखा निकलती है जो कि जाती है इंडो इरानियन ग्रुप की तरफ, और ये हो जाता है फिर इससे निकलती है हमारा जो आर्य भाषा परिवार है। आर्य भाषा परिवार से फिर हमारी बाकी लैंग्वेजेस का हुआ है ओरिजिन। तो यहाँ तक समझ लिया। अब आपको समझ आ गया कि भारोपीय परिवार क्या है और किस तरह से हमारी लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझेंगे। देखो, अब बात की जाए, देखो भारत में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या है कि 4 भाषा परिवार हैं। परिवार से मतलब है उसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है। तो 4 भाषा परिवार हैं। अब जैसे पहले भाषा परिवार की बात करें तो भारोपीय है। अब भारोपीय भाषा परिवार वो है जो हमने अभी ट्री देखा था। तो उसमें क्या था कि जो आर्य परिवार थी उसमें और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस थी, जैसे संस्कृत थी, हिंदी थी, उर्दू थी। तो ये सभी जो लैंग्वेजेस थी वो सब कहलाएंगी भारोपीय परिवार की भाषाएं। अब इसके अलावा आती है देखो द्रविड़, फिर आती है ऑस्ट्रिक, फिर आती है चीनी तिब्बती। तो ये परसेंटेज है जो कि हमारे इंडिया में बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, भारोपीय है। तो ये 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है। मान लो अगर 100 लोग बोलने वाले हैं सारी लैंग्वेजेस, तो 100 में से 73 जो लोग हैं ना, वो सिर्फ भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। उसके बाद है द्रविड़ भाषा, ये ग्रुप है भाषाओं का, एक ही भाषा नहीं है ये।
तो ग्रुप है ये भाषाओं का। तो भारोपीय में ये सब आ जाती हैं, हिंदी उर्दू वगैरह जो हमारी हैं लैंग्वेजेस, संस्कृत वगैरह ये सभी आ जाती हैं भारोपीय परिवार में। और जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ज़्यादातर यही लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जो साउथ इंडिया है आपका, उसमें द्रविड़ लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी ये भी बटी हुई हैं, ये हमारे ईस्ट वगैरह में ये बटी हुई हैं ये वाली लैंग्वेजेस। तो हमें मतलब है सिर्फ, वैसे तो भारोपीय लैंग्वेज से मतलब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेंगे। अब हम मुख्य भाषाओं की बात करेंगे। हमने 4 भाषा परिवार देख लिए, इसमें से 2 ही मेन हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर दिए हुए हैं। तो ये हैं, पहला है आर्य परिवार जो कि उत्तर भारत में बोली जाती हैं लैंग्वेजेस, हिंदी उर्दू संस्कृत वगैरह। और दूसरा है द्रविड़ परिवार जिसकी लैंग्वेजेस दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जैसे कन्नड़ वगैरह जो है आप देखते हैं, कन्नड़ मलयालम वगैरह इस तरह के जो लैंग्वेजेस हैं, साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं वो सभी आती हैं द्रविड़ परिवार में। आगे हम ज़्यादा डिटेल में आर्य परिवार की भाषा ही पढ़ेंगे। तो देखो आर्य परिवार की भाषाओं की अगर बात करें तो उसमें देखो संस्कृत सबसे पुरानी है। अभी देखा था हमने, यहाँ पर देखो ये संस्कृत जो है इसी से ओरिजिन हुआ है बाकी लैंग्वेजेस का भी। तो फिर कौन सी सबसे पुरानी लैंग्वेज होगी, तो हो जाएगी संस्कृत। और इसका जो है इस लैंग्वेज का ऋग्वेद में भी उल्लेख है। अब आपको पता ही है कि ऋग्वेद तो सबसे प्राचीनतम वेद है, मतलब कि सबसे पुराना वेद जो है हमारे पास वो ऋग्वेद है। अगर उसमें भी उल्लेख है संस्कृत का तो सबसे पुरानी तो लैंग्वेज यही होगी ना। अब संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा जो है वो हिंदी मानी जाती है। अब क्योंकि संस्कृत का ओरिजिन पहले हुआ था और संस्कृत के बाद कौन सी लैंग्वेज आई थी, हिंदी, तो इसीलिए उत्तराधिकारिणी भाषा हिंदी मानी जाती है संस्कृत की। उत्तराधिकार आपने देखा ही होगा कि जैसे कोई फादर होता है, फादर के जाने के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी माना जाता है, उसी तरह से आप समझ सकते हैं इसे। क्योंकि संस्कृत के बाद ये हिंदी लैंग्वेज आई है तो इसीलिए संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। और क्योंकि इसका संस्कृत से ही जन्म हुआ है इसीलिए हम इसको उत्तराधिकारिणी भाषा मानते हैं संस्कृत की। अब देखो हिंदी जो है, हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के, वही जो हमने अभी पढ़ा था इंडो यूरोपियन के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। देखो भारोपीय परिवार ये था इंडो यूरोपियन यहाँ पर, इसके बाद इंडो ईरानियन ग्रुप ये इसकी शाखा निकली है। उसके बाद इसमें से कौन सी शाखा निकली, उपशाखा निकली, इंडो आर्यन, जो मैंने आपको बताया था इंडिक लिखा हुआ था और उसको ही बोलेंगे भारतीय आर्य परिवार। तो वो एक उपशाखा होगी उसकी, तो उसकी एक भाषा है हिंदी। तो आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हिंदी हमारी कहाँ से आई है। अब देखो इसी के बारे में हम जानेंगे। जो भारतीय आर्य परिवार है या भारतीय आर्य भाषा है उसको हम 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। मतलब जो इसके डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है ये, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मतलब जो सबसे पुरानी जो लैंग्वेज थी, जब हम समझ सकते हैं कि संस्कृत वगैरह आई होगी उस टाइम का हम मान सकते हैं। तो 1500 बीसी से 500 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात है ये। हिंदी में कहेंगे ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ये रही है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। तो एनो डोमिनी आ गया यहाँ पर। ईस्वी का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो बता दूँ, ईसा का जन्म है, जैसे यहाँ पर ईसा का जन्म से हम ईस्वी मानते हैं हमारी, तो इधर जो भी ईयर्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम एनो डोमिनी मतलब ईसा। और इधर से पहले के जो होंगे, ईसा के जन्म से पहले के जो होंगे उनको हम कहेंगे बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। तो ईसा के जन्म से पूर्व की वो होती हैं ईयर्स जो भी, उनको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब देखो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड देख लिया। उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड हम माने तो 1000 ईस्वी से अब तक। तो क्योंकि आधुनिक है, ये मॉडर्न लैंग्वेज है, तो ये 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चली है। अब देखो इनको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में, जिससे कि आइडिया हो जाए एक जनरल। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में जानेंगे। तो देखो इसका टाइम पीरियड बता दिया मैंने आपको, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इसमें देखो सबसे पहले तो संस्कृत का ही जन्म हुआ, संस्कृत भाषा। संस्कृत में भी भाषा के 2 टाइप हैं, 2 टाइप थे, एक तो वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। देखो जो वैदिक संस्कृत है ना, इसको हम कहते हैं वेदों की भाषा। अक्सर पूछा जाता है कि वेदों की भाषा कौन सी है, तो आपको वैदिक संस्कृत बतानी होती है, ना कि संस्कृत सिर्फ, क्योंकि उसमें हमसे टाइप पूछा गया है उसका।
तो अगर सिर्फ संस्कृत ऑप्शन में होगा तो संस्कृत आप बताएंगे, लेकिन अगर वैदिक संस्कृत ऑप्शन में होगा तो वैदिक बताएंगे। तो वेदों की भाषा पूछी जाएगी या फिर किसी एक वेद की भाषा पूछ ली जाएगी। तो ये है वेदों की लैंग्वेज कौन सी, वैदिक संस्कृत। इसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, तो ये लोगों की भाषा थी। ये वैदिक संस्कृत जो थी ये वेदों की भाषा थी, और ये लौकिक संस्कृत जो थी ये थी लोगों की भाषा। तो इसी में ये है जो महाभारत व रामायण है ये सभी इसी लैंग्वेज में है। तो लौकिक संस्कृत के बारे में पूछा जाए तो ये बात ध्यान रखनी है, लोगों की भाषा। और महाभारत और रामायण जो ये महाकाव्य हैं ये भी इसमें ही लिखे गए हैं। इसके अलावा देखो चारों वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत में ही। और देखो युगात्मक भाषा रही है इसमें, इस काल में ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल रहा है इसमें भाषा योगात्मक रही है, मतलब शब्दों को जोड़ दिया जाता था। और लेकिन उसके बावजूद भी क्या रहा, धातु रूप बचे रहे। धातु रूप तो आप जानते हैं जो ओरिजिन जो होता है शब्दों का, जो ओरिजिनल मूल शब्द जो होते हैं उनको बोलते हैं धातु रूप। तो मूल शब्द जो हैं वो बचे रहे, मूल शब्द के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, बाकी लैंग्वेज में काफ़ी परिवर्तन किए गए। और इसके अलावा देखो तत्सम शब्दों का यूज़ हुआ। आपको बताइए जो संस्कृत में शब्द यूज़ होते हैं उनको बोला जाता है तत्सम, जो कि आज भी हमारे यूज़ होते हैं हिंदी लैंग्वेज में भी, जो एज इट इज़ संस्कृत से यूज़ होते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो वही है तत्सम शब्द जिनका कि इसमें भी यूज़ होता था। और देखो भाषा में एक रूपता नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बस एक ही रूप में चली जा रही है लैंग्वेज। इसके अलावा भाषा में संगीतात्मकता थी। संगीतात्मकता बोलते हैं जैसे वो लय और तुकबंदी जो होती है लाइन्स के लास्ट में, वो था उसमें। और पदों का स्थान सुनिश्चित नहीं था। अब क्योंकि संगीतात्मकता थी पदों में, और लय या तुकबंदी कह सकते हैं, तो पदों का स्थान भी सुनिश्चित नहीं था। तो ये था हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसमें ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो ये था आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इसमें देखो इसमें 3 लैंग्वेजेस का और वो हुआ डेवलपमेंट हुआ। तो ये कौन कौन सी थी, एक तो थी पाली भाषा, एक थी प्राकृत और एक थी अपभ्रंश। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। पाली भाषा का जो है अन्य नाम क्या है, मागधी भी है, और ये है बौद्ध धर्म की भाषा। देखो इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बौद्ध धर्म की भाषा पूछी जाती है कि बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा है। और इसमें ही देखो बौद्ध साहित्य भी लिखे गए हैं इसी भाषा में, पाली भाषा में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित याद रखना है कि पाली भाषा है, ज़्यादा याद ना रहे तो। बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा कौन सी है, वो है पाली भाषा। तो इसमें साहित्य भी लिखे गए हैं, बौद्ध साहित्य। और अन्य नाम इसका याद रखना है आपको। तो ये हुई पाली भाषा की बात। इसके अलावा देखो प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा जो है ये बोलचाल की भाषा थी इस टाइम पीरियड में। और इसके अलावा ये जैन धर्म की भी भाषा थी। जैन धर्म में भी जैसे कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली भाषा, ऐसे ही जैन धर्म की भाषा ये प्राकृत थी। और इसके अलावा संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त होती थी, संस्कृत के जो नाटक होते थे। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें। और इसके जो है 5 भाग होते हैं, 5 भाग थे इसके। कौन कौन से, एक तो देखो शूरसेनी प्राकृत। तो ये शूरसेन जनपद या फिर मथुरा के आसपास का एरिया हम बोलें तो वहाँ पर ये बोली जाती थी। मथुरा जो यूपी में पड़ता है वहाँ पर ये बोली जाती थी। और इसको मध्य देशीय भाषा भी कहते हैं क्योंकि ये लगभग इंडिया के मिड में ही पड़ जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मध्य देशीय भाषा। तो शूरसेन जनपद या मथुरा के आसपास बोली जाती है। ये हो सकता है पूछा जाए कि कहाँ पर बोली जाती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आती है मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत जो कि पाली का भी दूसरा नाम है। तो ये बोली जाती है मगध के आसपास बोली जाती थी, मतलब अर्ध मागधी प्राकृत। तो ये शूरसेन और मगध क्षेत्र के बीच की भाषा। तो थर्ड टाइप हमने देख लिया अर्ध मागधी। तो ये तो मागधी से याद रह जाएगा, सेकंड नंबर पर मागधी है और तीसरे नंबर पर अर्ध मागधी कहेंगे। तो मागधी का कंप्लीट रूप नहीं था ये, शूरसेन और मगध क्षेत्र के बीच की भाषा है ये। तो ये 3 टाइप्स हो गए। इसके बाद आती है पैसाची। तो पैसाची होती है उत्तर पश्चिम में, कश्मीर के आसपास, हम कह सकते हैं वो पंजाब के आसपास वाला इलाका भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो मैप है इंडिया का तो देखो यहाँ पर कश्मीर आता है, उसके नीचे ही ये पंजाब हरियाणा पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो उत्तर पश्चिम में आ जाता है ये क्योंकि ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये वाला जो एरिया होता है बीच का इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो कश्मीर के आसपास हम कह सकते हैं पैसाची बोली जाती थी।
इसके बाद आती है महाराष्ट्री, तो ये तो नाम से याद रहेगा, ये महाराष्ट्र में बोली जाती थी। तो ये 5 रूप थे इसके प्राकृत लैंग्वेज के, जो कि बोले जाते थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, इस काल में, आर्य भाषा काल में। तो अब इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, इसके बाद आती है भाषा हमारी अपभ्रंश, जिसका कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और हिंदी भी इसी से डेवलप हुई है धीरे धीरे। तो इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल भी रह गया है, उसको भी हम जानेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाकी की जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।